कैसे हैं आप लोग। वेलकम ऑन माय चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। और आज प्रीवियस पेपर्स की इस कड़ी में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीडीसी के प्रीवियस पेपर के बारे में। जीडीसी के जनरल पेपर के बारे में आज की वीडियो में हम प्रीवियस सॉल्व पेपर को देखेंगे। जो प्रीवियस एग्ज़ाम जिसका कि फॉर्म 2017 में फिल किया गया था और एग्ज़ाम जो हुआ था वो 23 नवंबर 2019 में ये एग्ज़ाम लिया गया था। तो इसके जीएस पोर्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं कि जीडीसी का एग्ज़ाम होता क्या है। जीडीसी का मतलब है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ये यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित कराई जाती है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। और यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो नेट क्वालिफाइड, नेट जेआरएफ स्लेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं। और साथ ही जिन्होंने पीएचडी कर रखी हुई है वो यहाँ पर इसमें अपीयर हो सकते हैं। सो इसका फॉर्म फिलअप हो चुका है, दिसंबर में ही इसका फॉर्म फिलअप हो चुका था और एग्ज़ाम डेट आ गई है इसकी 17 अप्रैल को इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट ली जाएगी। हालांकि पहले यही प्रोसीजर था कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म किया जाना था और जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे अगर वो शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हो गए, कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा यूपीपीएससी की तरफ से और जिसमें जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे फिर उनको आगे इंटरव्यू के लिए कॉल करी जाएगी। और यहाँ पर जीडीसी का सिलेबस यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जीडीसी का एग्ज़ाम दो पार्ट में होगा, या हम कह सकते हैं एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम का पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि जीएस के क्वेश्चंस होंगे और सेकंड पार्ट में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। जिस भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट में आप नेट जेआरएफ स्लेट क्वालिफाइड हैं, उससे आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। और इसमें क्या है कि जीएस पोर्शन के आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और आपके सब्जेक्ट के, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके 90 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे। मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपका 120 होगा और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन भी आपकी 2 आवर्स की होगी, 120 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आता है, आप कंफर्म नहीं है, उसको आप टिक ना करें। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट इसका 17 अप्रैल है और इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2 ही सेंटर्स बनाए गए हैं यूपी में, एक तो प्रयागराज और दूसरा है लखनऊ। मीन्स जिन भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है उनका एग्ज़ाम सेंटर्स इन्हीं 2 शहरों में कोई भी एक इन्हीं 2 शहरों में से कहीं भी जाएगा। सो यहाँ पर अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए यहाँ पर हम 2019 में हुए जीएस के पेपर को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से विलुप्त संख्या का सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैथ्स का ही क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर रीजनिंग कह सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कि 4 नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी एक बॉक्स है जिसमें कि 3 नंबर्स हैं, 4th नंबर मिसिंग है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका सिंपल सा लॉजिक हमें लग रहा है, यहाँ सिंपल सा लॉजिक लगेगा 10 6 जा 60 एंड 15 5 जा 75। यहाँ पर हो जाएगा 6 6 जा 36 और 15 3 जा आई थिंक 45 होना चाहिए। यहाँ पे 45 इसका राइट आंसर होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं, यस 45 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ पे भी सेकंड क्वेश्चन भी मैथ्स से रिलेटेड है और जिनका भी मैथ्स अच्छा है, मैं बता दूँ कि मेरा मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिनका भी मैथ्स अच्छा है उनके लिए प्लस पॉइंट है। 2 से 3 क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि जीआईडी और जीआईसी में ये क्वेश्चंस रिपीटेड हो ही रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 लोगों का औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 kg था उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। इस नए व्यक्ति का भार कितना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50 kg, 65 kg, 68 kg एंड 70 kg। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आई थिंक ये
आई थिंक ये 5% है और 2 kg बढ़ रहा है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 kg होगा। मीन्स यहाँ पर ये आई थिंक 70 kg होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं। हाँ जी, ये आंसर में भी ये आया हुआ है कि 70 kg इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंगिरस, अत्रि, भृगु और पुलत्स्य। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भृगु। अब इसको यहाँ पर आंसर थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु के पौत्र एवं ऋषि जन्मदाग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्रार्जुन को पराजित किया और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान दे दी थी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भृगु ऋषि। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेनिफर लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, जॉर्ज कर्जन और विंस्टन चर्चिल। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जॉर्ज कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट जापान, कोरिया, चाइना नामक पुस्तक के लेखक लॉर्ड जॉर्ज कर्जन है और इसका प्रकाशन 1894 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? लक्ष्मी, पूजा, वरुण और परम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर लेते हैं 2 लाइन। भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है और इसे चेन्नई के कुंबाकोनम शहर स्थित सिटी यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? फोकल, आईरो ट्यूना, डार्नियर 228 और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईरो ट्यूना। ये भारत का पहला व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव का कार्य चलाया गया? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया एंड इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रयागराज कुंभ 2019 से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मकर संक्रांति 14th-15th जनवरी, मौनी अमावस्या 4th फरवरी, बसंत पंचमी 10th फरवरी एंड माघी पूर्णिमा 15th फरवरी। यहाँ पर इसको बताना है कि कौन सा यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माघी पूर्णिमा। क्योंकि ये देखा गया है कि जो माघी पूर्णिमा ये जो डे होता है वो मकर संक्रांति के 34 डेज के बाद आता है। मतलब ये इसके अकॉर्डिंग ये 19th फेब को होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं। प्रयागराज कुंभ 2019 के संबंध में सही सुमेल है। मकर संक्रांति करेक्ट है, मौनी अमावस्या भी करेक्ट है, बसंत पंचमी भी करेक्ट है। माघी पूर्णिमा जो कि मैंने बतलाया कि ये मकर संक्रांति के 34th में डे पर आता है, तो ये 19th फरवरी यहाँ पर ये होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर। जनवरी 2019 में अवामी लीग की शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी है? पहली बार, तीसरी बार, चौथी बार
या फिर 5वीं बार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया। वह है 200 का सिक्का, 100 रुपये का सिक्का, 50 रुपये का सिक्का या फिर 500 का सिक्का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने 100 रुपीज़ का सिक्का इन्होंने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के शहीद नज़ीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया अशोक चक्र से, महावीर चक्र से, शौर्य चक्र से या फिर कीर्ति चक्र से। तो हमें पता है कि अशोक चक्र मरणोपरांत ही दिया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शाही परिवार की राजकुमारी उबोला रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की पहली प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दी गईं। वह निम्नलिखित में से किस देश की हैं? भूटान, नेपाल, थाईलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ये थाईलैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? घाना, सेनेगल, जिबूती और टोगो। सो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया? एलिफेंटा की गुफाएं, अहमदनगर, जयपुर या फिर भीम बेटका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैच वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर इसको हमें मैच करना है। लिस्ट ए में अम्ल दिए गए हैं और लिस्ट बी में इसके सोर्सेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो करेक्ट सोर्सेज हैं वो है एसिटिक अम्ल सिरका से पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध से पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन से और साइट्रिक अम्ल नींबू से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? रैट फिश, कैटफिश, डॉगफिश और जेलीफिश। यहाँ पर जेलीफिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वास्तविक मछली नहीं है बल्कि किसी दूसरे प्रजाति का ये प्राणी है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जेलीफिश वास्तविक मछली नहीं है। जेलीफिश सिलेंट्रेटा संघ का जीव है, ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन के आंसर में भी जो पॉइंट्स आपको बनते हैं उसको भी आप नोट करते चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा और लैक्टिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। इसके बनने से हमें थकान का अनुभव होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है और तौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों और ए और बी कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए है, ये यहाँ पर करेक्ट है कि रंग वर्णांधता पुरुषों में ज़्यादा होता है क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो एक ही कलर के अलग अलग
मीन्स थोड़ा बहुत भी डिफरेंस होगा तो वो कलर को अलग अलग वो डिफाइन कर सकती हैं, लेकिन मेल्स को जहाँ हम देखते हैं, जेंट्स को देखते हैं कि उनको सेम कलर भी मीन्स फिरोज़ी और ब्लू, रॉयल ब्लू भी उनको सब सेम ही लगता है। लेकिन यहाँ पर जो लेडीज़ होती हैं वो अलग अलग मीन्स थोड़ा सा बेसिक सा भी डिफरेंस होता है तो उनको वो तुरंत वो उसको देख लेती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। और रतौंधी किसी को भी हो सकता है, जिसके भी शरीर में विटामिन ए की कमी होगी उसको रतौंधी का रोग हो सकता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट बी यहाँ पर रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि तरंगों में ध्रुवन नहीं होता है और रीज़न दिया गया है ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए सही है और ए गलत है और आर सही है। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई है बुक में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन जो स्टेटमेंट दिया गया है वो राइट है, लेकिन इसका जो रीज़न दिया गया है वो रॉन्ग है, क्योंकि ध्वनि तरंगें कभी भी अनुप्रस्थ नहीं होती हैं, ये अनुदैर्घ्य होती हैं। यहाँ पर हम स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन किया गया उसको भी देख लेते हैं। ध्वनि तरंगों में ध्रुवन नहीं होता है क्योंकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। ध्रुवन अनुप्रस्थ तरंगों का वह गुण है जो उनके दोलन की दिशा से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग 3.0 बिलियन वर्ष पहले, 3.5 बिलियन वर्ष पहले, 4.0 बिलियन वर्ष पहले और 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी 3.5 बिलियन वर्ष पहले और ध्यान में रखना है कि 4.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? जंजीबार, सेशेल्स, मेडागास्कर और मॉरिशस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई थिंक ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हिंद महासागर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है और ये वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी और अमेजन नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो नदी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको जायरे नदी भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। इस नदी की लंबाई 4700 किलोमीटर की है और इसको जायरे नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? देहरादून, अहमदाबाद, हैदराबाद और नागपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नो, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देहरादून इज द राइट आंसर। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह संस्थान सुदूर संवेदन, भूसूचना, स्थिति निर्धारण व नौ संचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1955, 1960, 1965 एंड 1970। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960। इसके बारे में देख लेते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। इस संगठन का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है और वर्तमान में इस संगठन में 14 मेंबर्स हैं। 14 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? आर्टिकल 320, आर्टिकल 315, आर्टिकल 322 एंड आर्टिकल 317। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 317।
यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ये आप सबको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसकी व्याख्या आर्टिकल 56 में की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा की गई है? नीति आयोग, सेबी, आरबीआई और सीएसओ। यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? भारत में 1 बार, 2 बार, 4 बार या फिर कभी नहीं। यहाँ पर वित्तीय आपात की घोषणा भारत में कभी भी नहीं की गई है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर वित्तीय आपातकाल प्रावधान के बारे में आर्टिकल 360 में बतलाया गया है। ये आर्टिकल्स को भी ध्यान में रखना है कि इस आर्टिकल में क्या चीज़ें कही गई हैं। और एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है कहलाती है आंकड़ा सारणी, अंकों की सारणी, आवृत्ति वितरण सारणी और सांख्यिकीय सारणी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति वितरण सारणी। इसमें क्या होता है, जो भी अंक जितनी भी बार रिपीटेड होते हैं मीन्स वो एक टेबल, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल यहाँ पर बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जीडीसी 2017 का यहाँ पर क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें यहाँ पर मैं प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर की सीरीज़ को ही अभी फ़िलहाल मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो आपको इसकी सूचना मिलती रहे मेरे अपलोडेड वीडियोस की। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड करें ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट वो भी उठा सकें। सो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।